Hello there and welcome back. A very good morning to you and welcome. Here we are of course doing the counting, of course taking a look at what are eventually going to be the trends and what is eventually going to be the result of those 5 massive phases that we saw in Bihar. And this is going to be a Super Sunday special coverage of course going on here. I'm Tracy Shilchi. Joining me of course is Kavindra. बिल्कुल, और हम लगातार आपको बताते रहेंगे कि क्या इस वक्त ट्रेंड मिल रहे हैं, क्या रुझान है, उसके पीछे की कहानी क्या है और राजनीतिक समीकरण किस तरीके से बनते या बिगड़ते रहेंगे जो ट्रेंड्स हमारे सामने आएंगे, और उसका सटीक और निष्पक्ष विश्लेषण होगा और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि इसका इम्पैक्ट कहां, किस पर और कितना होने जा रहा है। लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बिहार की 243 सीटों के लिए वोटिंग के बाद अब गिनती शुरू। शुरुआती रुझान में 55 से ज्यादा सीटों पर एनडीए आगे, 30 से ज्यादा सीटों पर महागठबंधन को बढ़त, लेकिन ये ई बैलेट की गिनती अभी शुरू हुई है। मखदूमपुर से जीतनराम मांझी और राघोपुर से तेजस्वी यादव आगे। शिवगंज सिन्हा ने दी बीजेपी उम्मीदवारों को बधाई, कहा जय बिहार। एनडीए महागठबंधन ने किया जीत का दावा, लालू ने कहा मिलेगा एक तरफा जीत, शहनवाज हुसैन का बहुमत का दावा। प्रस्ताव मिला तो बनूंगा मुख्यमंत्री, जीतनराम मांझी ने कहा एनडीए की जीत सुनिश्चित। तो लगातार हम हाजिर हैं खास मेहमानों के साथ और आपको बताते रहेंगे कि पल पल जिस तरीके से रुझान आ रहे हैं, नतीजे हमारे सामने आएंगे वो क्या है, लेकिन बहुत ही धैर्य और संयम के साथ आप इनको देखिए, क्योंकि चुनाव आयोग की जो मतगणना है वो शुरू हो चुकी है और अभी जो शुरुआती इस वक्त जानकारी मिल रही है वो ई बैलेट्स की गिनती का काम शुरू हुआ है और फर्स्ट राउंड की गिनती अभी भी कंप्लीट नहीं हुई, यानी कि 243 सीटों के लिए 39 जो सेंटर्स बनाए गए हैं वहां से जो जानकारी मिल रही है। शुरुआती तौर पर जो भी मैं कहूं कि ई बैलेट के बाद स्थिति सामने आ रही है उसके ट्रेंड्स आपके सामने लगातार आ रहे हैं कि जहां पर जो एनडीए गठबंधन है वो आगे दिख रहा है और महागठबंधन अभी उससे पिछड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही शुरुआती ट्रेंड है। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं जिनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ महुआ चटर्जी है, स्वागत है आपका। हमारे साथ टॉमकन है, आपका भी स्वागत है। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार अमिकरण सहाय जी है, सहाय साहब आपका भी स्वागत है। साहब सबसे पहले जिस तरीके से शुरुआती ट्रेंड में ई बैलेट, अभी पहले राउंड की गिनती भी पूरी नहीं हुई है, लेकिन ई बैलेट के लिहाज से एनडीए गठबंधन आगे दिख रहा है। मैं कहूं कि बहुत ही हल्कापन है इन रुझानों के लिहाज से, लेकिन जो शुरुआत दिख रही है जहां पर अभी मैं कहूं कि श्री गणेश एक तरीके से कहूं उस लिहाज से कम से कम बीजेपी के लिए अच्छी खबर है। जरूर बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर है और अमूमन पिछले 5-7 काउंटिंग हम लोग देख चुके हैं कि जो शुरुआती बढ़त लेता है वो तक एकाध केस को छोड़ दीजिए तो मेंटेन रहता है। तो बीजेपी के लिए मैं समझूंगा कि अच्छी खबर है, लेकिन जैसा आपने सही कहा बहुत ही शुरुआती है, अभी फर्स्ट राउंड का भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो धैर्य एक दैवी गुण है जी। और हमारे साथ राजनीतिक दलों के इस वक्त प्रतिनिधि मौजूद हैं। कैलाश विजयवर्गीय हैं बीजेपी से, स्वागत है कैलाश जी आपका। और अली अनवर साहब हमारे साथ जेडीयू से, अली अनवर जी आपका भी स्वागत है। कैलाश विजयवर्गीय साहब, श्री गणेश आपकी पार्टी का हो चुका है, मैं कहूं कि शुरुआती जो रुझान है, हालांकि ये अभी ई बैलेट की गिनती है, फर्स्ट राउंड कंप्लीट होने जा रहा है, लेकिन दावों से अलग थोड़ी सी हकीकत के अगर नजदीक आने की कोशिश करें तो जीत तो आप लोग कर रहे हैं दावा, लेकिन आंकड़ा अब फिलहाल क्या कहना चाहेंगे, किस आंकड़े के करीब आपको लगता है कि आपकी पार्टी परफॉर्म करेगी? देखिए, हमारा ऐसा मानना था कि हम लगभग 2/3 बहुमत के आसपास ही जीतेंगे और जिस प्रकार का रुझान आ रहा है वो भी दृष्टिपात कर रहा है कि हमारी बढ़त उसी प्रकार लगी हुई है और हमें उम्मीद है कि 30 साल से जो जातीयवाद की राजनीति, जो जंगल राज बिहार में था, उसके समापन का युग प्रारंभ हो गया और मोदी जी के नेतृत्व में वहां पर विकासवाद की राजनीति चलेगी, ऐसा लग रहा है रुझान देखकर। लेकिन आप लोग बार बार आरोप लगाते हैं विपक्षी गठबंधन पर कि जातिवाद की राजनीति, लेकिन जाति के पूरे सांचे को तो आपने भी ढाला, आपने सहयोगी चुने जातियों के लिहाज से, फिर उससे इतना परहेज क्यों बयानों में? नहीं, देखिए, जाति के आधार पर सहयोगी नहीं चुने, सहयोगी इस प्रकार चुने हमने जो हमारे साथ एनडीए से जुड़े हुए थे और सिर्फ जाति के आधार पर चुने हैं, मैं इससे असहमत हूँ। बाकी हाँ, बिहार में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा था, हमें सहयोगी की आवश्यकता थी और हमने सहयोगी चुना है, पर जाति के आधार पर चुना यह आरोप ठीक नहीं है। अजय साहब, शुरुआत आप लोगों की थोड़ी सी कमजोर दिख रही है, जो आपकी उम्मीदें थी, आपके जो दावे थे,
और बीजेपी कह रही है कि जाति का जो एक समीकरण था, जंगल राज था, उससे उलट जनता विकास के साथ और नरेंद्र मोदी के साथ खड़ी होती दिख रही है। हालांकि शुरुआती रुझान है, फिर भी आपका कमेंट चाहूंगा कि क्या जवाब देंगे आप विजय वर्गीय को? मैं विजय वर्गीय साहब जो कह रहे हैं तो देश तो हंस रहा है कि भाई प्रधानमंत्री पहले तो कहे कि पिछड़ा वर्ग के हैं, फिर उन्होंने कहा कि हम अति पिछड़ा वर्ग के हैं, इसीलिए नीतीश लालू हमारा विरोध कर रहे हैं। तो इस तरह के जुमले का इस्तेमाल तो आज तक देश के इतिहास में किसी प्रधानमंत्री ने, और शायद दुनिया के इतिहास में भी किसी प्रधानमंत्री ने अपनी जाति बता करके वोट नहीं मांगा होगा। नीचे के लोगों का तो छोड़ दीजिए, मैं प्रधानमंत्री की बात करता हूं, हाल की बात करता हूं। आपके मेमोरी में भी होगा, आप उसका फुटेज भी चाहे तो दिखा सकते हैं। तो ये तो रेडिकुलस है, हास्यास्पद है बीजेपी के नेताओं का। इससे आगे बढ़ करके भी उन लोगों ने जो धर्म का मुद्दा उठाया, गाय माता को लाए बीच में, तो ये सब किया। फिर भी हमको लगता है कि दोनों तरफ से जो क्लीन स्वीप की बात करी जा रही थी, तो प्रारंभिक जो रुझान आ रहे हैं उससे लगता है कि नहीं, किन कंटेस्ट है। तो अब देखना चाहिए कि अभी शुरुआती रुझान है, आगे चल करके क्या होता है। लेकिन एक बात जरूर है कि जिन मुद्दों पर ये चुनाव लड़ा गया है, हम लोग उन मुद्दों पर कायम हैं और आगे भी हम सरकार बनाने की भी उम्मीद रखते हैं अभी भी, और हम आगे भी इन मुद्दों पर बिहार सहित पूरे देश में हमारी लड़ाई जारी रहेगी। जी, अब आप दोनों के पास में लौटूंगा, लेकिन टॉन्जिन साहब, जो आरोप अपने देखा आपके गठबंधन को लेकर हो या फिर विरोधी जो करें, लेकिन कांग्रेस के लिहाज से मैं कहूं कि परफॉर्मेंस, सीटें कई लोग कह रहे हैं कि काफी ज्यादा मिली है, लेकिन उस लिहाज से परफॉर्मेंस की आपको उम्मीद क्या दिख रही है, और जो शुरुआती ट्रेंड है उससे कहीं कुछ निराशा दिख रही है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो ट्रेंड मेरे पास आया है, आप जो पोस्टल काउंट की बात कर रहे हैं, जो अलग चैनल से और इलेक्शन कमीशन के साइड से जो आया है, इंडिकेट्स बिगिनिंग इज इटसेल्फ टू बाय वेरी क्लोज फिनिश। अभी इनिशियल ट्रेंड्स, अभी जो पहले जो आपका ट्रेंड था वो पोस्टल बैलेट्स का था, तो पोस्टल बैलेट्स के बेसिस पर अगर आप एक कंक्लूजन फॉर्म करें, मेरे ख्याल से गलत है। और ग्राउंड इंडिकेशन ये है, द ग्रैंड अलायंस इज गोइंग टू डू वेरी वेल। ग्राउंड अलायंस, एक तो इनका जो कास्टिज्म का जो इश्यू इन्होंने रेस किया, कम्युनलाइजेशन, पोलराइजेशन, ये जो सब कार्ड्स खेले इन्होंने, गुजरात मॉडल, पता नहीं कहां कहां मॉडल इन्होंने इस्तेमाल किया। शुरुआत किया इन्होंने अपना डेवलपमेंट मॉडल से हटकर, फिर उन्होंने कास्ट कार्ड प्ले किया। 96 अपर कास्ट को इन्होंने सीट्स दिए हैं, और जो कहते हैं सीट, जो इनका सिटिंग गेट इन जो अप्रोच है, ये नेशनल पार्टीज का एक प्रॉब्लम है कि सिटिंग मेंबर्स को आप विदाउट चेकिंग देयर एंटी इनकम्बेंसी आप सीट दे देते हैं, तो वो एक फैक्टर है। दूसरा, एक इलेक्शन में फेज 1 टू फेज 5 मेरे ख्याल से 6-7 मुद्दे इन लोगों ने चेंज किया। एक तो प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि मैं ओबीसी हूं, फिर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, कास्ट चेंज कर रहे हैं बीच में। एक तरफ पाकिस्तान का इशू ले आया, फिर आप क्या खाते हैं क्या पीते हैं वो इशू आया, मैं अभी उस पर चर्चा नहीं करनी चाहूंगा। ये सब करने के बाद, और ये है प्रधानमंत्री इस देश का, 26 रैलीज 30 दिन के अंदर, और ये मैं कहता हूं ऐतिहासिक है। कोई भी प्राइम मिनिस्टर एक स्टेट इलेक्शन के लिए इतनी रैलीज एड्रेस नहीं किए। मैं इस पर एक जवाब लूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ जो ताजा रुझान है सीट के लिहाज से मैं बताना चाहूंगा दर्शकों को। 2 जो सीटें जहां के बारे में फिलहाल जो पुष्ट जानकारी है ईसी इलेक्शन कमीशन की ओर से आधिकारिक तौर पर 82-57 नंबर है कॉन्स्टिट्यूशन संख्या, इसमें यहां पर गुलाम सरवर जो AIMA के कैंडिडेट हैं, यानी कि ओवैसी की पार्टी, वो आगे चल रहे हैं। यहां पर नंबर 2 पर आरजेडी है, 224 वोटों से फिलहाल वो आगे है पहली राउंड की मतगणना के बाद, और काउंटिंग भी कंटिन्यू है। बेलागंज दूसरी सीट है जहां पर सुरेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी के वो आगे चल रहे हैं, और यहां पर हिंदुस्तान अवामी मोर्चा से वो आगे हैं 1811 मतों से, यानी कि 2 सीटों के जो आधिकारिक
इस वक्त आंकड़े हैं वो सामने आ रहे हैं। And if you can see, there's a consistent, even though these are early trends, there's a consistent lead that BJP is, of course, still maintaining. Mr. Vadagan, are you getting a little worried now? Of course, it's still very early. But, talking about the Congress's strategy that has been in these elections, the fact that it has aligned itself with Gathbandhan this time around, not going on its own, that has paid off in a sense. Do you feel, it is going to be reaping better results this time around? Definitely. We are very confident. These are early indications. I mean, you've just covered the postal and now the Election Commission has gotten the act. You see, strategically, secular forces have combined together. And this is, believe me, you win or lose, that's another issue. But this is the foundation stone of secular forces combining. Now, what shape and size they will finally take is something that this election will decide. We have taken the right direction in taking the side that we took, and we are very confident that the results are going to be indicative of the idea of India. You see, you can't work on, say, you talk about development plank and then shift to polarization, then you talk about Pakistan. I mean, come on, give us a break. We are Indians. What you eat, what you don't eat. I mean, it's not Big Brother watching you situation. This election is essentially going to be a referendum. And we did not create this referendum. This referendum is created by the High Command of the Bharatiya Janata Party. आपको एक अच्छी खबर मिल रही है। फिलहाल जो ताजा रुझान है वजीरगंज, जहां पर अवधेश कुमार सिंह आपके उम्मीदवार थे, कांग्रेस के उम्मीदवार, वो आगे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से 712 वोटों से, यानी कि श्री गणेश आपकी पार्टी में हो चुका है। लेकिन मैं अली अनवर साहब, पूर्णिया जैसे इलाके में, जो कि मैं कहूं कि इस बेल्ट पे आप लोगों का बड़ा दावा था, वहां से जो पहला रुझान मिल रहा है, यानी कि बैसी से, वहां जिस तरीके से ओवैसी साहब की पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि यह खतरे की घंटी हो सकता है आपके रणनीतिक लिहाज से उस पूरी बेल्ट पे? शशांक साहब, देखिए, ये बीजेपी ने ओवैसी साहब को पलांटी इसीलिए किया था, लेकिन आपको ये मालूम होगा कि उन्होंने 24 सीटों की घोषणा की थी कि 24 सीटों पर हम उम्मीदवार खड़ा करेंगे, लेकिन उनको उम्मीदवार भी नहीं मिला और 6 सीटों पर ही उन्होंने उम्मीदवार खड़ा किया। फिर भी अभी ये शुरुआती रुझान है, एक जगह वो लीड कर रहे हैं, लेकिन हमको लगता है कि वो वोट काटेंगे ही थोड़ा, लेकिन वहां किसी सीट पर उनके जीतने की स्थिति फिलहाल हमको बनती नहीं दिखाई पड़ती है। अंबिकानंद जी, तो आज पूर्णिया में अगर, जी मैं लौटूंगा आपका अनवर साहब, पूर्णिया में अगर ओवैसी की पार्टी शुरुआती राउंड में बढ़त पर है, क्या वाकई ये खतरे की घंटी महागठबंधन की लेने की वोट जो काटने की एक रणनीति उनका आरोप था, वो कहीं कारगर होती दिख रही है? बिल्कुल, देखिए, वोट तो वो काटेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं है। अब देखना ये बाकी है कि लालू यादव जी का जो MY समीकरण है, वो क्या इतना भारी पड़ता है कि इसका विशेष मतलब, अगर मतों की मार्जिन पे बात आएगी जी, अगर भारी मतों से लालू यादव के कैंडिडेट जीत रहे हैं तो फिर भी जीत जाएंगे, लेकिन अगर मतों का मार्जिन कम है तो वैसे साहब प्रभाव तो डालेंगे ही, कम से कम उन 6 सीटों में जहां उनका कैंडिडेट खड़ा है। जी जी। लेकिन 243 में सिर्फ 6 सीट के ये बहुत मायने नहीं रखता है। मायने नहीं रखता है जी। वो आपका टेक, जिस तरीके से पूर्णिया वाली बेल्ट पे फिलहाल जो रुझान मिल रहे हैं, उस बेल्ट पे वैसी है कि पार्टी अगर आगे चल रही है शुरुआती फर्स्ट राउंड में, कहूं करीब होने के बाद? बिल्कुल, ये मैं अंबिका जी से बिल्कुल सहमत हूँ। ये बात तो यही, अभी जो मार्जिन है वो काफी कम है, तो उस तरीके से कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये अगर ओवैसी साहब ये सीट जीत जाते हैं, इट इज अ न्यू डेफिनेशन ऑल टुगेदर। एक तो ये नए प्लेयर है, ये सुनने में आ रहा था कि बाहरी लोगों के खिलाफ वोट देने के लिए बिहारी इस बार राजी हो रहे थे, और स्पेशली ये पूर्णिया, कटिहार, ये सारे जहाँ जिले में जहाँ पर मुस्लिम वोट्स आर वेरी हाई, अगर ये ओवैसी साहब वहां पर जीतते हैं तो ये मतलब ये तो जरूरी है कि ओवैसी साहब के लिए वो हैदराबाद से बाहर निकल के जहां भी नए जगह खोज रहे हैं, वो वहां पे कुछ उनको जगह मिलेगा। लेकिन वोट काटने का जो हिसाब है वो तो है ही, इसमें तो कोई दो रहा है नहीं। All right. We are also joined by many of our correspondents who've been tracking developments not just
across Bihar, in Patna, but also in Delhi, especially the party offices. We've got Akhilesh Suman, in fact, is joining us from outside the JDU. Akhilesh, like we were talking about earlier, JDU is of course not as big as the BJP when it comes to celebrations, when it comes to making big statements before results come in. But at least at the moment, as far as trends are concerned, the BJP is of course leading, at least in the trends, and these are still very initial. We'd like to tell our viewers, not to jump to conclusions right now. But what's the sense that you're getting there? Have leaders started pouring in a bit of them at least, and have you been able to speak to any of them? Is there any kind of apprehension? Yeah, actually I just talked to Saraj Yadav, who is the president of Janata Dal U, and he is still very confident. He is telling that one such incident had happened with me in Bihar. Of course, he was fighting against Lalu Yadav, and Lalu Yadav was in a way almost declared that he is winning. And then Saraj Yadav sit in Dharna. But then it was declared that no, Saraj Yadav has won. So Saraj Yadav is giving that example that don't go by the earlier conclusions and then just wait for an hour or two and you will get the result. He is claiming that he will get at least 160 seat in Bihar and it is going to be a clean sweep for Mahagathbandhan in that state. और अखिलेश, मैं देख रहा था बैसी जैसी इलाके में वहां पर वैसी की पार्टी का शुरुआती बढ़त हासिल करना आपकी नजर में कितना खतरनाक हो सकता है महागठबंधन के लिए? ना निश्चित तौर पे जो मेरी जेडीयू के लोगों से बात हो रही है और इन लोगों से बात हो रही है, उनका कहना है कि देखिए अगर गुलाम सरवर को थोड़ी सी बढ़त मिल रही तो गुलाम सरवर बिहार के बहुत ही पुराने नेता रहे हैं, बिहार असेंबली के स्पीकर रहे हैं और वो सेकुलर खेमे के एक बहुत बड़े सम्मानित रहे हैं, वो पत्रकार भी रहे हैं। तो गुलाम सरवर को अगर बढ़त मिल रही तो गुलाम सरवर की यह व्यक्तिगत जीत है और व्यक्तिगत उनका जो प्रभाव है मुस्लिम मतदाताओं पे उसका एक असर है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो इस बात से बिल्कुल निश्चिंत है कि ये ओवैसी कुछ नहीं मत काटेंगे। लेकिन जैसा कि अभी तक लग रहा है कि उनको लगता है कि थोड़े बहुत मत जरूर काटे ओवैसी, लेकिन मुस्लिम मत अधिकांशतः महागठबंधन के पक्ष में है, क्योंकि महागठबंधन के पास ही वो है जो सेकुलर, जो बिहार में जो सेकुलर ट्रेडिशंस रहा है उस सेकुलर ट्रेडिशंस के साथ रहेंगे। And talking about OIC and of course that factor, it was the Simanchal region, Mahua, which was quite crucial in the fifth phase. Do you think that is the phase which is going to be the calling card really of where the election goes, where the results go? Because the first two phases we saw, went to the Mahagathbandhan. The next two, so-called, it was said that it was going towards the BJP. Do you think it's the fifth phase which is going to be the decider? These are all assumptions that the first two phases went to somebody and the second two phases went to somebody and the fifth phase. Well, the fifth phase is important for Bihar because it is the concentration of Muslim population is in that fifth phase, and it includes, areas like Kishanganj, which is the highest Muslim populated district in the country, and therefore the fifth phase, I don't know whether it's going to be the deciding factor or not. No, I really don't think so. But yes, it will definitely show a certain trend in which way, since we have already talked about the fact that Muslim population is concentrated there, which way the Muslims see. We know that Muslims are not known to be voting for the BJP, but there are other parties with the BJP which will also be affected by it now, which will not get the same votes. The NDA parties will probably not get Muslim votes because of BJP being with BJP. But one thing is for sure, this OIC factor is going to tell us whether the Muslim votes have been consolidated towards one party or whether they have split. कैलाश विजयवर्गीय साहब, जिस बेल्ट पर मैं कहूं कि जो आखिरी राउंड था वहां पर ओवैसी की पार्टी को बढ़त मिलना एक सीट पर, और जिस तरीके का पोलराइजेशन दिखा है, हर पार्टी दावा कर रही है यानी कि दोनों गठबंधन की हमने ये कोशिश नहीं की, विरोधी करते रहे, लेकिन क्या इसका फायदा आपको लगता है कि एनडीए गठबंधन को मिलेगा? देखिए, मात्र 6 सीट पर ओवैसी जी लड़ रहे हैं और बहुत ज्यादा उनके हार जीत से सरकार बनाने में तो बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर वोट का डिवीजन जरूर होगा, उसका लाभ थोड़ा सा एनडीए को मिल सकता है। पर मुझे लगता है कि वहां पर मैंने खुद अंतिम चरण में मैंने आधा अपना दौरा किया था, मुझे ओवैसी जी का कोई प्रभाव वहां पर दिखा नहीं और मेरे को लगा नहीं कि उनकी पार्टी कोई
ठीक तरीके से और जीतने के लिए चुनाव लड़ रही है। उन्होंने सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, ऐसा लगा मुझे वहां घूमने के बाद। पर मुझे आश्चर्य हो रहा है कि एक आध सीट पर उनके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। क्योंकि जब ओवैसी साहब ने चुनाव लड़ने का फैसला किया बिहार में और खास तौर पर इस बेल्ट पे, तो सीधे आपकी पार्टी पर आरोप लगा कि आप लोगों ने एक डमी पार्टी के जरिए विरोधियों के वोट को काटने की रणनीति का यहां पर इस्तेमाल किया है। देखिए, आरोप तो बहुत सारे लगे। मतलब मैं समझता हूं कि इस बिहार चुनाव में इतने हल्के तरीके से आरोप लगे पार्टी के ऊपर, प्रधानमंत्री जी के ऊपर, कि जो वार्तालाप का स्तर काफी बिहार के चुनाव में गिर गया था। पर फिर भी एक आरोप ये भी था कि ओवैसी जी को हमने यहाँ पर लड़ाया। आप जानते हैं कि वो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के बारे में बोलते हैं या हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को जिन शब्दों से नवाजते हैं, तो उनसे तो हमारा बहुत दूर का रिश्ता भी नहीं है। पर फिर भी डेमोक्रेसी के अंदर बोलने की स्वतंत्रता है और उन्होंने जो कहा है तो उनका अधिकार हो सकता है। प्रजातंत्र में चुनाव लड़ने की भी स्वतंत्रता है, कोई भी लड़ सकता है। तो ओवैसी जी ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई, मेरा ख्याल है एक अंतर्राष्ट्रीय, एक राष्ट्रीय राजनीति में अपना पैर जमाने के लिए। बाकी ये आरोप लगाना कि बीजेपी से गठबंधन है उनका, मैं समझता हूं कि जमीन और आसमान में जितना अंतर है उतना ही ओवैसी जी में और बीजेपी में अंतर है। लेकिन ये तो मानेंगे आपकी बीजेपी ने आखिरी दौर खत्म होते होते वो तमाम प्रचार के हथकंडे इस्तेमाल किए जिनके लिए बीजेपी अब तक जानी नहीं जाती थी। ये आरोप लग सकता है, आरोप तो आप किसी प्रकार का भी लगा सकते हैं, पर वास्तव में अगर आप देखें पूरे बिहार के चुनाव में हमेशा बीजेपी ने कोई एग्रेसिव रूप से कभी भी हल्की बात नहीं कही, जवाब देना पड़ा। अब जैसे लालू जी ने कह दिया कि मेरे मन में शैतान आ गया, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई शैतान कोई आपका घर ही कैसे मिला, तो उसको लोगों ने पब्लिसिटी कर दी। तो हमेशा उत्तर का प्रत्युत्तर दिया गया। तो इसलिए हमने ना आरोप लगाए, ना हमने कोई इस प्रकार के हल्के हथकंडे अपनाए। जो भी कुछ अब दादरी की घटना वहां पर हुई, अब उसका असर इस चुनाव में, उसमें प्रधानमंत्री जी पर आरोप, किसी राज्य में साधारणतः कानून और व्यवस्था की स्थिति में राज्य जिम्मेदार होता है, पर राज्य सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी को दोषी ठहरा रहे हैं और असहिष्णुता वाला विषय ले आए। कुल मिलाकर हर तरह से चारों तरफ घेर कर भारतीय जनता पार्टी को बिहार में परास्त करने की बहुत सारी ताकतों ने कोशिश की, और वहां की जनता ने पहली बार 30 साल में जातिवाद से ऊपर उठकर वोट किया। इस बात की हमें प्रसन्नता है। अलीवर साहब, सीधा आरोप आप लोगों पर है कि आप लोगों ने जिस तरीके से घेरने की कोशिश की और मर्यादाओं को ताक पर रख दिया और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा, यानी कि शुरुआत आपने की और जवाब बीजेपी की ओर से आया। नहीं, बिल्कुल गलत है। मर्यादाओं को तार तार तो किया खुद प्रधानमंत्री जी ने और माननीय अमित शाह जी ने, इन लोगों ने शुरुआत की। आप देख लीजिए, पहली रैली इन्होंने मुजफ्फरपुर में की और वहीं उसी रैली में इन्होंने हमारे मुख्यमंत्री को कहा कि इनका डीएनए खराब है। तो उस समय तक क्या इनको प्रोवोकेशन था? अब बताइए, डीएनए खराब का मतलब तो सभी लोग समझते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। तो इसी तरह की बदजुबानी और बदकलामी उन्होंने दिल्ली के चुनाव में की थी। वहां के केजरीवाल साहब को उपद्रवी गोत्र का बताया था, उनको नक्सलाइट कहा था। तो उसका क्या परिणाम हुआ? तो उसी तरह से बिहार में भी उन्होंने इसकी शुरुआत की, तो उसका प्रतिकार उस ढंग से भी कुछ लोगों ने दिया, लेकिन हम लोगों ने तो बराबर संयम बरते रखा। आप देखिए, और वो बढ़ते गया। लेकिन कहते हैं कि आप लोगों ने स्ट्रेटजी के तहत लालू यादव को इस्तेमाल किया तीखे बयानों के लिए, और नीतीश कुमार हमला बोलते रहे प्रधानमंत्री पर और विकास के मुद्दे पर। नहीं, मतलब सबकी अपनी अपनी शैली है, सबका अंदाजे बयां अलग अलग हो सकता है सबका, लेकिन हमारे महागठबंधन की तरफ से कभी भी हम लोगों ने पहल नहीं की। पहल उधर से हुई है और उसका माकूल जवाब इधर से दिया गया है। तो इसीलिए सवाल यह है कि मर्यादा का ख्याल प्रधानमंत्री से उच्च पद पर रहते हुए अगर कोई नहीं करता है, जी जी, तो ये तो बड़ी मुश्किल बात है ना।
अलीगढ़ साहब, और जिस तरह से आपने कहा कि मर्यादाएं जरूर आपने है, कहा भले ही कि दल किनारा करते नजर आए कि हमने शुरुआत नहीं की, लेकिन बिहार की राजनीति में हकीकत इस बार दिखी है कि तमाम तरफ से, यानी कि दोनों तरफ से सीधे सीधे मर्यादाओं को तार तार किया गया। मैं लौटूंगा, लेकिन इस बीच सुन लेते हैं कि जो दावे हो रहे हैं, रविशंकर प्रसाद बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा है। Will win surely with very conclusive majority. I will await my response once the results get stabilized. Let's wait for that. But people of Bihar need a change, and surely they will vote for development, for the vision which government of India has outlined for them, the BJP has outlined for them, the India has outlined for them. और कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने क्या कहा, ये भी सुनिए। और हमें पूरा विश्वास है कि महागठबंधन की सरकार बिहार में बनेगी, जिस नीतीश जी ने विकास किया है बिहार में, और बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश जी के नेतृत्व में विश्वास जताते हुए महागठबंधन को जिताएगी। तो तमाम ताजा रुझान आ रहे हैं, मैं अपने साथियों के पास आपको ले चलूं, यानी कि पटना। उससे पहले ताजा अपडेट बता देता हूं कि इस वक्त क्या है। अरवल जहां पर बीजेपी आगे चल रही है, वैसे राष्ट्रीय जनता दल अब आगे है। बेलागंज राष्ट्रीय जनता दल इस वक्त आगे हो चुका है, चकाई से राष्ट्रीय जनता दल, गुरवा में बीजेपी आगे चल रही है, मोतिहारी में बीजेपी आगे है, रजौली जो कि सुरक्षित सीट है वहां पर राष्ट्रीय जनता दल आगे है, शोहर में हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, और तेघरा में भारतीय जनता पार्टी, और वजीरगंज में इंडियन नेशनल कांग्रेस। फिलहाल ताजा रुझान पहले राउंड की मतगणना के बाद है, जो आधिकारिक जानकारी मिल रही है इलेक्शन कमीशन की ओर से। All right, some interesting trends there, of course, coming, and still it is a confused picture, Mr. Vadakan, if you could, if you agree with that. Thanks to all our guests, of course, for joining us at the moment. After this very quick break, we'll go back to Patna, where our colleagues Ishan and Vishal will be joining us with more guests there. Do stay with us. Counting day, the big coverage, of course, still continuing here. Stay with us on Rajya Sabha TV. कला की दुनिया हो या साहित्य का संगम, पर्दे के सितारे हों या संगीत के सरगम, हम हैं सबके साथ हरदम। देखिए शख्सियत, गुफ्तगू और विरासत का इंद्रधनुषी संसार। देखिए सिर्फ राज्यसभा टीवी के पर्दे पर बार बार। प्रचार के बाद नतीजों की बारी। हमारी भी है पूरी तैयारी। गठबंधन ने टीवी पर निशाना मरवा माओइस्ट वायलेंस वर्कर्स थे और जो विकास को लेकर पार्टी एनडीए के लोग बिहार में कर रहे हैं। आगाज से अंजाम तक स्वागत है हर बूथ से ऐलान तक, एक एक परिणाम तक। राज्यसभा टीवी का खास प्रसारण 8 नवंबर को सुबह 7 बजे से लगातार। India star shining in global affairs. The professional army of any country does not have faith, piety and jihad in the name of God. From regional power to assertive global leader. Sri Lanka denies that these violations took place. We want India to be a superpower. We have been doing everything for decades, and we have been giving to India everything best we have. Experts debate the nation's foreign policy. We should not have any political preference of ours so far as Nepal is concerned. Taliban were the teachers of Pakistan. Whatever people may say, they were created by India's World with Bharat Bhushan on Rajya Sabha Television.
Good morning. A very warm welcome to Patna. I'm Ishan Russell and with me is my colleague Vishal Dahiya, and in Patna we're at the Bihar Vidhan Sabha, the assembly where the battle for Bihar is on. It's a neck and neck race. The trends are coming in and one side can't be picked right now. Vishal, isn't that right? जी बिल्कुल, जिस तरह के एग्जिट पोल्स थे जिनमें किसी एग्जिट पोल ने एनडीए को बढ़त दी थी, किसी ने जो महागठबंधन है उसको बढ़त दी थी, लेकिन इस वक्त जो रुझान आ रहे हैं उनके मुताबिक ऐसा लग रहा है कि शायद कहीं ऐसा ना हो कि दोनों एक साथ ही फिनिशिंग लाइन पर पहुंचे। हमारे साथ इस वक्त 4 गेस्ट हमारे पास यहाँ मौजूद हैं पटना में। मैं परिचय करा दूं आपका। अशोक सिंह जी हैं मेरे साथ, आरजेडी के नेता हैं। प्रोफेसर अभ्यानंद सुमन हैं, आरएलएसपी से हैं, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा जो कि एनडीए का एक घटक दल है। उसके बाद मेरे साथ अशोक प्रियदर्शनी जी हैं, जनमुक्ति संघर्ष वाहिनी के नेशनल को कन्वेनर हैं। और अंत में नवेंदु जी हैं हमारे साथ। नवेंदु जी एक सीनियर पत्रकार हैं। शुरुआत करते हैं, आंकड़ों के साथ शुरुआत की जाए। ईशान, जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं, अभ्यानंद जी मैं आपसे शुरुआत करूंगा। इन आंकड़ों से, अगर शुरुआती आंकड़ों से अंदाजा लगाया जाए तो कहीं ऐसी स्थिति न हो जाए कि एक हंग असेंबली की स्थिति बने, और उस सूरत में जो घटक दल होंगे, जो छोटे दल होंगे, खासतौर पर जैसे आपका दल है, वो काफी महत्वपूर्ण होंगे। क्या आपको लगता है कि एनडीए के जो घटक दल हैं, खासतौर पे आपकी पार्टी हो या फिर मांझी जी की पार्टी हो, वो ऐसे समय में साथ बने रह पाएंगे? देखिए, गठबंधन तो हमारा पार्लियामेंट में भी बना था, बाद में मांझी जी आए हैं, लेकिन निश्चित तौर पर एनडीए के बढ़त अभी भी आप दिखा रहे हैं, एनडीए बढ़त की ओर है। और निश्चित तौर पर हंग जनादेश मिलने वाला नहीं है। बिहार की जनता सूझबूझ के साथ इस बार जो है एनडीए को बहुमत देने का काम करेगी। और चुनाव में भी रुझान से भी, आप जितने भी पॉलिटिकल थिंकर हैं या जितने भी आप लोग पत्रकार हैं, आप लोगों ने भी सही दिखाया है, इसलिए रुझान से भी लग रहा है और एकदम 100% अंत तक भाजपा की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। All right, so you're saying that they're just initial trends right now. We'll have to wait and see what comes out finally, and it's really neck and neck. But Navendu, it was an election that was too close to call, and that is what was coming through till yesterday. And even the trends right now seem to be indicating that we'll have a clearer picture in about an hour from now. But right now, it's completely neck and neck. देखिए, बिल्कुल नेक टू नेक ही रहेगा। ये हमारा भी मानना शुरू से था, क्योंकि कई इलाकों का हमने दौरा भी किया। और जो शुरू से जो पूरा मिजाज जो मतदाताओं का बना हुआ है, जिस तरह से कैंपेन का भी जो मूड रहा, यानी कि नरेंद्र मोदी और फिर नीतीश कुमार, लालू, तो कहीं से कोई कम नहीं पड़ा। ऐसे में ये मान के चला जा रहा था। दूसरा क्या है कि लालू और नीतीश की जो एकता हुई, जो इनका मिलन हुआ, इस मिलन के बाद तस्वीर बदली बिहार में। अगर ये शायद नहीं हुआ होता तो फिर ये तस्वीर, जो ये ट्रेंड्स आ रहे हैं, वो शायद नहीं आता तस्वीर। तो उसके बाद ये मुकाबला बराबर कांटे का है। इसी में थोड़ा बहुत आगे पीछे होगा कहीं न कहीं। और एक बात है कि अगर कोई आगे बहुत बढ़ जाता है तो उसका सिर्फ एक ही फैक्टर होगा, वो है कि लोग मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सारे सर्वे में सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बता रहा है। बावजूद इसके क्या लोग, बिहार के लोग, परिवर्तन की इच्छा रखते हैं? अगर परिवर्तन की इच्छा रखते हैं तभी फिर कोई लीड लेगा, नहीं तो नहीं। तस्वीर बदली आप कह रहे हैं लालू और नीतीश का गठबंधन होने के बाद। हमारे साथ अशोक सिंह जी हैं। सिंह साहब, आपके जो पार्टी के अध्यक्ष हैं लालू प्रसाद यादव जी, पिछले 48 घंटों में उन्होंने कम से कम 3 बार 190 सीटों का दावा किया। रुझान जो सामने आ रहे हैं इस वक्त, उससे लगता नहीं कि आप 190 के आंकड़े तक पहुंच पाएंगे। तो क्या आपको लगता है कि दावे में और असलियत में बहुत ज्यादा अंतर रह गया है? आप निश्चित तौर पर इंतजार कीजिए। दावों में दम है, थम है, क्योंकि ये पूरा चुनाव हम लोगों ने नीतीश जी का फेस और लालू जी का बेस जो वोट है उसके आधार पर लड़ा गया है। डेवलपमेंट की बात करें तो नीतीश जी का चेहरा बिहार में एक अलग अद्भुत चेहरा है। सबसे ज्यादा उनको परसेंटेज मिलता था, सबसे ज्यादा। और वोट बैंक की एक ताकत, गरीब गुरबा अकलियत का जो समूह है अल्पसंख्यक का, ये लालू जी की और नीतीश जी के मिलने से एक बहुत बड़ी ताकत हुई। तो निश्चित तौर पर हम अपने लक्ष्य तक पहुंचेंगे। आप आखिरी तक इंतजार करें। Okay, so we'll have to, I mean, as far as the results and the trends are concerned, they'll keep trickling in. But Mr. Priyadarshini, you represent an organization that is about citizens, and the fact that you've also come out with, and Vishal would show that to you also, the घोषणा पत्र। ये बिहार की जनता का घोषणा पत्र है जो आपके ऑर्गेनाइजेशन ने निकाला है। Exactly.
आप जनता के लिहाज से आप बताइए, हम जो जानना चाह रहे हैं। Voter, it seems it was split completely down the middle as far as this election is concerned, and that is what we are seeing in the trends also for now, that the fact that both sides would counter each other on every point created doubt in the voters' mind. देखिए ये बात जो ट्रेंड था वो एकदम सही था कि नेक टू नेक फाइट है, लेकिन जनता का जहां तक सवाल है तो नीतीश के पक्ष में लोग वोट कर रहे थे ये भी जान करके कि ये दोबारा पावर में आएंगे और अपने सारी बुराइयों के साथ आएंगे। और भाजपा के बारे में लोग शकी थे, जो गरीब लोग खास तौर पर, इस वजह से कि गरीबों के प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के जितने एजेंडा हैं वो सेबोटेज हो जाएंगे। विकास के एजेंडा के नीचे माइक्रो लेवल पर विकास का विषय छूट जाता है। तो इस स्थिति में हमेशा ही मैंने ये बहुत ही लेकिन हम इसमें ये कहना चाहेंगे कि जीत अगर जेडीयू और आरजेडी अलायंस का हो जाता है, महागठबंधन का भी हो जाता है, तो उससे आप ऐसा नहीं मान लीजिए कि आने वाले दिनों में बिहार में हम बहुत कंफर्टेबल हैं। और इस तरह से ये जो नेक टू नेक फाइट है, हम लोगों का पक्ष, प्रोग्रेसिव फोर्सेस का पक्ष जो है एंटी बीजेपी रहता है, लेकिन हम ये मान के चल रहे थे कि ट्रेंड 10 सीट ज्यादा महागठबंधन के पक्ष में होते हुए भी ये मान के चल रहे थे कि इतना कड़ा मुकाबला है कि चीजें रिवर्स हो सकती हैं। रिवर्स भी होंगी तो 10 उधर ज्यादा बढ़ेगा। नवेंद्र जी, आप इत्तेफाक रखते हैं ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति होती है कि जेडीयू आरजेडी कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनती है तो ज्यादा कंफर्टेबल सिनेरियो नहीं होगा? क्या ये जो लड़ाई है, बिहार की लड़ाई, ये जो चुनाव है सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है? क्या इसके बाद इसके जिसे कहा जाए कि पूरे राष्ट्रीय स्तर पर इसके मायने देखने को मिलेंगे? ये जो राजनीतिक दल अगर सत्ता में बैठते हैं तो ये फिर लगातार बीजेपी के गठबंधन के साथ लड़ाई में लगे रहेंगे और विधानसभा चुनाव में और अलग राज्यों में? बिल्कुल, ये तो राजनीति की बात हो गई कि ये लड़ते रहेंगे। लेकिन देखिए विशाल जी, एक बात बहुत साफ है कि बिहार के इस चुनाव ने, चूंकि दुनिया की निगाहें इस पर लगी हुई हैं, देश भर की निगाहें लगी हुई हैं, तो बिहार के इस चुनाव में ये तय होना है, चाहे जीत किसकी भी हो, सरकार कोई भी बना ले। मैं कह रहा हूं बार बार कि कांटे का मुकाबला है, और कांटे के मुकाबले में भी अगर पलड़ा एनडीए की तरफ हुआ या फिर महागठबंधन की तरफ हुआ, लेकिन मैसेज बिहार साफ तौर पर देगा कि पूरा देश बहुत आसान है किसी के लिए, ये बिहार बहुत मुश्किल है। और बिहार ही यह संदेश देगा कि आगे की राष्ट्रीय राजनीति भी होगी तो वो कैसे होगी। अगर मान लीजिए महागठबंधन सरकार बना लिया तो फिर ये तस्वीर साफ होगी कि केंद्र में भी अस्थिरता होगी। लेकिन अभी भी आंकड़े जो दर्शा रहे हैं वो अभी भी लेकिन एनडीए भी सरकार बना लेती है तो भी यह माना जाएगा कि बिहार ने एक ऐसा जनादेश दिया कि एनडीए को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसने हिला के रखा। और तो ये बिहार की बहादुरी। It's 199. That is what the latest figures are out of 243. 204 trends have come in right now. Mr. Ashok Singh, the point is that because the alliance was that big, there was Nitish Kumar, there was Lalu Prasad, they've been fighting each other for the past 15 years and now they're coming together on the same platform. The worry often is, and with the BJP also similarly, that who will be the chief minister, but with your alliance, how would this alliance work? Right now it's neck and neck. We're not saying that who's leading, who's winning right now, but how does this alliance work in a practical term? One thing is saying that we are anti-Modi, that we want to stop the BJP, but how do you govern? निश्चित तौर पर हमारा जो अलायंस है, नीतीश और लालू दोनों ने सोच समझकर, क्योंकि बिहार के साथ जो भारतीय जनता पार्टी का रवैया था, अकलियत, पिछड़े लोग, दलित लोग, अति पिछड़े लोग, ये बहुत निगलेक्ट होते जा रहे थे। उसमें जरूरत पड़ी कि हम सबको बिहार बचाने का, सम्मान बचाने की जरूरत है। तो सब दोनों लोगों ने मिलकर एक नेशनल पर्सपेक्टिव खड़ा किया कि कांग्रेस को लेकर हम लोग एक ऐसी ताकत बनाए जिससे बिहार में जातीय समीकरणों का बंटवारा न हो, और वही रोकने के लिए हम लोगों ने एकजुटता दी। कांग्रेस, नीतीश जी और लालू जी, तीनों लोगों ने, क्योंकि अगर जाति की बात जैसे आप कह रहे हैं, जाति की कास्ट फैक्टर में देते हैं, तो मोदी ने भी अपने को जाति पे प्रोजेक्ट किया कि हम पिछड़ी जाति के हैं, तो नीतीश और लालू ने भी प्रोजेक्ट किया। डेवलपमेंट में अगर मोदी जी ने कहा है कि हम विकास करेंगे, तो उससे कई गुना ज्यादा बिहार की जनता नीतीश जी को देख चुकी, विकास के रास्ते पे ले जा रहे, इसलिए हम सफल होंगे और हमारे में कोई Vishal, I just wanted to get you in on this because Vishal's been traveling across the state for the past month and a half, and the factor of the women voters, we've not talked about this till now, and if you could just fill us in, because the women voters we believe came out in tremendous numbers. जी बिल्कुल, लगातार बड़ी लाइन जो हमने देखी, बड़ी कतारें जो देखी,
खासतौर पे वो इलाके जहां पर ये माना जा रहा था कि शायद अशिक्षा ज्यादा है, शायद लिटरेसी रेट कम है, लेकिन बावजूद उसके महिलाओं की लंबी कतारें देखी गई और पुरुषों के बनिस्बत अगर वोट प्रतिशत की बात करें तो ये चुनाव आयोग के आंकड़ों में भी साफ दिखाई दे रहा है। मैं नवेंदु जी को पूछना चाहूंगा, नवेंदु जी, आपको लगता है कि ये इस चुनाव में जो महिलाओं का बड़ी संख्या में बाहर निकलकर आना जो रहा, क्या वो उसका नतीजा ये दिख रहा है आपको? नेक टू नेक फाइट लगातार अभी भी 100-200 की संख्या तक पहुंच चुका आंकड़ा, लेकिन फिर भी लगातार आगे पीछे है। बिल्कुल, चूंकि आधी आबादी का सवाल है, आधी आबादी वोटर जो है। और देखिए, ये चुनाव शुरू होने से, बिहार का चुनाव शुरू होने से पहले ही दरअसल ये दोनों गठबंधनों के एजेंडे पर आ गया था कि महिलाओं को टिकट दिया जाए, इसलिए कि बिहार में पिछली सरकार जो सरकार रही है एनडीए की, यानी कि नीतीश और सुशील मोदी की, फिर नीतीश कुमार की, तो नीतीश कुमार की सरकार ने महिलाओं के लिए खास तौर पर बहुत काम किए यहाँ पर, जिसका असर कहीं न कहीं मतदाताओं पर था। और पिछले चुनाव में भी महिलाओं का ज्यादा संख्या में वोटिंग बूथ पर पहुंचना और फिर उससे जीत तय होना, ये होता रहा है। तो इस बार चुनाव शुरू होने से पहले ही एजेंडा था, इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि महिलाओं को टिकट देने के मामले में बिहार बहुत पिछड़ा रहा है। लेकिन इस बार 25 महिला प्रत्याशियों को जेडीयू गठबंधन ने टिकट दिया और उससे 2 कम बीजेपी गठबंधन ने टिकट दिया, यानी 23। तो 23 और 25 की लड़ाई थी। रिझाने का सवाल था कि महिला वोटरों को कौन रिझाएगा। देखिए, जो काम हुआ बिहार में, और फिर एक बात मैं बार बार कहता हूं कि कांटे का टक्कर क्यों है। आप मान लीजिए बोलते हैं एनडीए की तरफ से महिलाओं के बारे में कोई बात, लेकिन नीतीश कुमार एक 7 निश्चय लेकर इस चुनाव में गए। उस निश्चय में जैसे पिछली दफा उन्होंने 33% पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया, इस बार 35% नौकरी में आरक्षण, सरकारी नौकरी में देने की बात उन्होंने कही। तो ये महिला वोटरों को रिझाने का मामला था। महिला वोटर इसलिए टर्नअप ज्यादा हुई है, ऐसा माना जा रहा है। ईशान, एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि 2-3 तरह के ट्रेंड्स देखने में आए हैं महिला वोटरों के। एक तो ये है कि पति ने कहा कि फला जगह वोट देना है, महिलाओं ने नहीं माना। कुछ जगहों पर ऐसा होगा कि माँ और बाप दोनों ने एक जगह वोट दिया, लेकिन बेटी ने नहीं माना, इसलिए कि फिर बेटियां साइकिल चलाती हुई जो बिहार में दिख रही हैं, उनका एक मानस अलग बदला। Nitish Kumar has had an impact as far as the women voters are concerned. And Professor Suman, as far as the NDA strategy for women goes, as Mr. Navendu was also pointing out, that it wasn't really one of the main talking points for the NDA alliance. Is that where perhaps you missed a trick, and that's why it's close neck to neck right now? Because before the polls, the BJP and the allies had a clear advantage. जी बिल्कुल, ऐसा लगा कि आपके प्रचार में महिलाओं की बात शायद कम रह गई थोड़ी सी, क्या आपको लगता है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखिए, एनडीए का जो विकास है, विकास के ही नाम पर मैंने विकास का ही महत्व देते हुए हमने चुनाव लड़ा है। और खासकर विकास में सिर्फ पुरुष नहीं आते हैं, विकास में महिला आते हैं, नौनिहाल बच्चे आते हैं। आज भी आप देखेंगे तो बिहार में नौनिहाल बच्चे, खास करके नौनिहाल बच्चियों की स्थिति, जब ग्रामीण सुदूर एरिया में आप जाएंगे तो आप भी शिक्षा से वंचित रह गई हैं। इसलिए हमारा जो पूरा जो है विकास है, विकास के आधार पर ही एनडीए चुनाव लड़ने का काम किया है। जहां तक नीतीश कुमार जी का था कि हम महिलाओं के समग्र विकास की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं। लेकिन इतना जरूर है कि हमारा भी, जब तक हम महिला का समग्र विकास नहीं करेंगे, जब तक हम बिहार का विकास नहीं कर पाएंगे, जब तक हम देश का विकास नहीं कर पाएंगे। और इसलिए महिला, हमारे पार्टी के भी, हमारे एनडीए का भी महिला विकास रहा है और महिला के ऊपर फोकस रहा है। और हमने तो बार बार, हमारे एनडीए ने तो बार बार कहता रहा है कि महिला को, जब तक हम महिलाओं को समझते नहीं, ये विकास की काफी बात हो रही है। ईशान, मैं अशोक प्रियदर्शी जी को लाना चाहूंगा बीच में। अशोक जी, विकास की बात दोनों तरफ से रही, अलग अलग तरह के बयान आए, लेकिन बार बार दोनों तरफ के नेताओं ने कहा कि नहीं, असली मुद्दा तो विकास है। आपको लगता है कि ये जो विकास की परिभाषा दोनों तरफ से अलग अलग तरीके से गढ़ी गई, उस वजह से जो मतदाता है वो कंफ्यूज रहा, शायद वो नतीजे हमको दिखाई दे रहे हैं अभी भी नेक टू नेक जो नंबर। और आई जस्ट लाइक टू ऐड दैट वोट जो पड़ा है वो एस्पिरेशन के मुद्दे पे पड़ा है, वोट डेवलपमेंट के मुद्दे पे, कि जो लोगों का एस्पिरेशंस है उस पे गया है कि कास्ट पे गया है। देखिए, हम इस विकास और महिला दोनों को जोड़ करके उत्तर दे रहे हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग चर्चा हो रही है। दुनिया में कोई भी देश हम खोजते रहे जहां महिलाओं ने 7% ज्यादा वोटिंग किया है, ऐसा मुझे नहीं मिला। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में भी नहीं मिला। तो ये कोई अनइंटेंशनली ऐसे ही अनजाने में हो गया है, ऐसा नहीं है। उसकी एक वजह तो ये है कि पुरुष गांव में कम है, लेकिन दूसरी वजह है कि महिला उत्साहित हैं। और पॉलिटिकल पार्टियों को सोचना है, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, कि महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन के मामले में वो कितना पिछड़ रहे हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टियां, बावजूद इसके कि वो पावर ग्रैब करती हैं और वोट प्राप्त करती हैं, लेकिन लोगों के विजडम, लोगों के एस्पिरेशन के विपरीत खड़ी होती हैं। इसका एक उदाहरण है
क्योंकि उन्होंने रिप्रेजेंटेशन महिलाओं को नहीं दिया है और महिलाएं ज्यादा वोटिंग कर रही हैं। ये कंसिस्टेंट है बिहार में। तो मतलब आपको लगता है कि अब जो एनालिसिस है वो भी थोड़ा सा बदल जाना चाहिए, अगड़ों को कितनी सीट दी और पिछड़ों को कितनी सीट दी उसके बजाय पुरुषों को कितनी सीट दी और महिलाओं को कितनी सीट दी, शायद उस पर अब आना चाहिए। इसमें आना चाहिए। और एक बात और इसमें कह के एकदम संक्षेप में कि एक बार हम लोगों ने नैरोबी, एक बार हम लोगों ने कोटपुतली से दिल्ली महिलाओं का मार्च निकाला था और उसके बाद हम लोगों ने दिल्ली में ये कहा कि जो विकसित प्रांत है भारत के, जैसे हरियाणा, वहां पर महिलाओं के लिहाज से डेवलपमेंट नहीं है। तो महिलाओं के दृष्टिकोण से डेवलपमेंट का काम नीतीश कुमार का सबसे इंपॉर्टेंट काम है और उसमें बकाया जो काम है, टास्क, जिन्होंने एक स्लीपिंग टंग में या ऐसे ही कैजुअल कह दिया था कि अगली बार हम जीतेंगे तो शराबबंदी करेंगे। शराबबंदी का मतलब होगा कि 10,000 करोड़ 8,000 करोड़ रुपया का नुकसान। मुझे बिहार का आंकड़ा नहीं मालूम है, किसी एक स्टेट का आ रहा था, केरल का, कि 8,000 करोड़ रुपया का स्टेट, लेकिन उससे बिहार की जनता का 30,000 करोड़ रुपया का लाभ और उससे अधिक सोशल फैब्रिक का बनना। तो महिलाओं के दृष्टिकोण से विकास की बात होगी और अगर इसकी वजह से कोई रिजल्ट आता है। ये शराबबंदी बहुत बड़ा मुद्दा रहा। ईशान, प्रोहिबिशन इज समथिंग व्हिच वाज टेकन अप बाय द एनडीए लीडर्स क्वाइट वॉसिफरसली अगेंस्ट नीतीश कुमार। आपको लगता है इस तरह का कोई, अगर अब आंकड़े में पहले दे दूं, 214 के लगभग रुझान आ चुके हैं, जिनमें से 108 पर जेडीयू का महागठबंधन आगे है, जिसमें जेडीयू सबसे आगे है, और 106 पे बीजेपी आगे है। अगर यही तस्वीर रही तो क्या आपकी पार्टी इस बात का समर्थन करेगी कि प्रोहिबिशन लगाने की जो बातचीत नीतीश कुमार ने शायद एक ही बार कही, लेकिन अगर उसे नीति के तौर पर लागू किया जाए तो क्या आप लोग समर्थन देंगे? हम लोगों ने जो भी प्रोग्राम्स बने, जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जो भी महागठबंधन ने तय किया, पहले से तय कर लिया है। हम लोगों बिहार के डेवलपमेंट के लिए, चाहे पिछड़ा, दलित, अक़लियत के साथ साथ महिला, बच्चे, इनके एजुकेशन, सुरक्षा, इस पे एक व्यापक रूपरेखा बना रखी। अब जो चुनाव, अब जो बिहार बनेगा, इस हम लोग निश्चित तौर पर ये बहुमत में हम लोग रहेंगे, सरकार बनाएंगे, ये निश्चित है। देखिए, और ये निश्चित होने में तो अभी थोड़ा समय बाकी है। एंड द इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट विश्वास है हम लोगों को। यू आर सेइंग दैट JDU plus will win this election. Professor Suman, I'm sure, would say the NDA allies would win this election. But Navindu, coming across to you, this election was a kind of a watershed election where the kind of sentiment that was generated, the speeches that we heard, the sentiment that was generated where the voters were split right down the middle. The presence of star campaigners. Presence of star campaigners and the words that were said. The words that were said were also very important. Have they created fault lines in the electorate in Bihar that would continue post 12 o'clock today once the results are out? New fault lines. Yeah, new fault lines between caste, between religion. There was a massive amount of polarization that happened on the ground. बहुत मौजूद और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, बिहार जो है वो उस तर्ज पर नहीं था, उस तरीके से नहीं था पिछले 7 सालों से, 8 सालों से, 10 सालों से, जिस तर्ज पर उसे बताया गया इस चुनाव में। बिहार ये उस तरह से नहीं है कि जातिवादी बिहार, फिर वो गोमांस का बिहार, फिर ये सांप्रदायिक बिहार। ये कभी बिहार का एक अतीत हुआ करता था, लेकिन इस चुनाव में जिस तरीके से उस पुराने बिहार को कुरेद करके लाया गया और नए बिहार के फ्रेम में फिट करने की कोशिश की गई, मतदाताओं ने दरअसल इसे नहीं पसंद किया। देखिए, बिहार में परिवर्तन जब भी हुआ है, आप देखेंगे 1967 से जो संविध सरकार का दौर था, जेपी आंदोलन के बाद 77 की बात करें, अगर फिर बात करें लालू के आने की, तो कांग्रेस के खिलाफ गुस्सा था लोगों में, तो लालू को ले आए, लालू के खिलाफ गुस्सा था तो नीतीश को ले आए। क्या ये मतदाताओं को देख के, उनके मूड को देख के कहा जा सकता था कि इस बार मतदाता गुस्से में है? ऐसी तस्वीर दिखाई नहीं दी। इसलिए बिहार में जितने मुद्दे चलाए गए हवा में, आरोप प्रत्यारोप, चरित्र हनन, एक दूसरे के खिलाफ गाली गलौज और एक तरह से तमाम उपमाएं, तमाम विशेषण, लेकिन मतदाताओं पर इसका असर नहीं हुआ। मतदाता अपने मुद्दे पर थे कि बिहार जिस तर्ज पर पिछले 10 सालों से चल रहा है, उस तर्ज पर इसे बढ़ाना है या नहीं बढ़ाना है। बढ़ाना है तो कौन बढ़ाएगा? सवाल मतदाताओं के सामने ये था। अगर उनको लग रहा होगा कि नीतीश ही बढ़ाएंगे तो नीतीश के साथ जाएंगे मतदाता। अगर उनको लग रहा होगा कि मोदी बढ़ाएंगे तो उनके सामने सवाल यह भी है कि फिर मोदी ने 1 साल 1.5 साल में देश को कितना बढ़ाया। तो मतदाता बिल्कुल बिहार का बड़े कॉन्शियस, बड़े पॉलिटिकल कॉन्शियस वोटर हैं यहाँ के, वो अपने मुद्दे पर थे, नेता ही मुद्दे से भटक रहे। All right, Vishal, one thing very quickly. How much of what you traveled to the ground did you see that the fact that the NDA did not have a chief ministerial candidate could prove to be a problem right now? Because what we are seeing right now is a complete neck race. That's exactly what my next question to Mr. Suman would have been, because this is something which was, taken on vociferously by the Grand Alliance. They had their issues. They had the chief ministerial candidate. Suman ji,
आपके अलायंस ने कोई मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित नहीं किया। ऐसी स्थिति में जब अब बिल्कुल नेक टू नेक का मामला चल रहा है, शायद वो सूरत आ जाए जिस सूरत के लिए ना आप इंतजार कर रहे होंगे ना ये, यानी कि अगर हंग असेंबली की भी सिचुएशन हो या फिर आप किसी मार्जिन से, थोड़े मार्जिन से भी आगे बढ़ रहे हो, तो क्या आप और जो बाकी घटक दल, छोटे दल हैं, क्या उनको ये मंजूर होगा कि मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का फैसला, मुख्यमंत्री का फैसला बीजेपी ही करे, चाहे आपके जो घटक दल हैं उनकी? मांझी जी ने नहीं बोला, मांझी जी ने आज सुबह बोला था कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहिए। ये स्पष्ट है, गठबंधन है और गठबंधन में पहले भी ये बात हो चुकी है कि बड़ा भाई जो है भाजपा है, भाजपा के ही मुख्यमंत्री रहेंगे। अब इसमें कहीं कोई बात नहीं है। अगर हम मांझी जी ने कहा कि वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, ऐसा है ना, भी कहा था। नहीं, ठीक है, ये चुनाव के पूर्व मांझी जी भी इच्छा जताने का काम किया था। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी अच्छे लीडर हैं, उनको भी मुख्यमंत्री बनना चाहिए निश्चित तौर पर, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। लेकिन एक तय हो गया था, चुनाव के पूर्व ही एनडीए ने तय कर लिया था कि अगर हमारी गठबंधन के चुनाव में हम माने जीतेंगे, हमारी विजय होगी, तो निश्चित तौर पर हम लोग मिल करके बैठ करके हम नेता का तय कर लेंगे, हमारा मुख्यमंत्री। Well, I guess this is one question which the NDA will have to grapple with for quite some time if they get the majority. And even if they don't, just the fact of cobbling up those numbers, Navendu, becomes very critical. And in that, not having a strong, decisive leader present in Patna could prove to be a little detrimental, because Sushil Modi, the way the stature that he had as deputy chief minister on the ground was not giving these leaders who had a stature the required prominence. शत्रुघ्न सिन्हा was missing. बिल्कुल। तो ये देखिए, ये तो है, और इसको भी वोटरों ने कहीं न कहीं से महसूस किया है। और बीजेपी के सामने अब सवाल है कि बीजेपी जिस तर्ज पर अपने मुख्यमंत्री बनाती रही है, वो तर्ज सुनने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए बिहार भी तैयार है। इसलिए वह जानता है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, ये तय होगा दिल्ली से। जैसे कि पहले कांग्रेस के जमाने में तय होता था कि कांग्रेस ही तय करती थी कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो ठीक वही तर्ज अब बीजेपी में आ गई है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा ये तय करेंगे। लेकिन जो लीडरशिप एस्टैब्लिश होता है लोकल लेवल पर, उस लीडरशिप के आधार पर अगर बीजेपी खेमे की बात करें ईशान, तो फिर उसमें सुशील मोदी भी सर्वसम्मत के नेता नहीं है। भाजपा में ही बहुत ज्यादा खींचतान है, घात प्रतिघात है। वो इस चुनाव में भी सामने आया, तभी आज भाजपा और माने एनडीए और महागठबंधन के साथ कांटे की टक्कर है। एक छोटा सा सवाल इसी से संबंधित एक और छोटा सा सवाल है, एक नेता बिहार में बीजेपी के पास नहीं है, ये सच है। ऐसे में फिर केंद्र ही लादेगा। आप बिहार की राजनीति को बहुत नजदीक से देखते रहे हैं। एक छोटा सा सवाल यहाँ ये है कि ऐसी सूरत में जब एनडीए के गठबंधन को अगर मेजोरिटी मिलती है, तो आपको लगता है क्या मांझी जी जैसे नेता और क्या उनके दल बिल्कुल वैसी स्थिति में क्या पाला बदलने की कोशिश में रहेंगे? जाहिर तौर पर असल खेल होना है। अगर मान लीजिए कि थोड़े 2-3 सीटों के अंतर से और मुकाबला इस तरह का होता है या हंग जैसी स्थिति बनती है, तो उसमें फिर ये स्थिति पैदा, पोस्ट पोल इलेक्शन जो है उसका खेल बिहार में ज्यादा होना है। और एनडीए में फिर जैसा कि इन्होंने सुमन जी ने भी कहा, देखिए यूपीए के साथ कैसे जारी रखेंगे। अभी तो सिर्फ रुझान आ रहे हैं, अभी हाल में मुख्यमंत्री थे, बिल्कुल अभी दावा करेंगे, कुशवाहा एक जनाधार के नेता दावा करेंगे। इस वक्त जो रुझान है नहीं जा सकते, दावा कर सकते। देखिए, हर पॉलिटिशियन कॉम्बिनेशन तभी आएगा जब एक बारी ट्रेंड्स क्लियर आ जाए। अभी ट्रेंड्स सारे आ गए। 243 द ट्रेंड्स आर इन, द बीजेपी इज ऑन 111, द जेडीयू लीडिंग ऑन 125. दिस विल ऑफ कोर्स कीप चेंजिंग बिकॉज एज वी नो विशाल, द इलेक्शन वाज जस्ट टू क्लोज। शुरुआती आधे घंटे में बीजेपी का जो गठबंधन था वो आगे था। अब 1 घंटे बाद जो पिक्चर सामने उभर कर आई है, उसमें जो महागठबंधन है वो आगे चल रहा है। लेकिन सिर्फ ट्रेंड्स हैं, सिर्फ रुझान है, नतीजे अभी आने बाकी है। शायद थोड़ी देर बाद पिक्चर दोबारा बदले, तस्वीर फिर बदले। कुछ घंटे लगेंगे असली तस्वीर उभरने में। हम यहाँ चर्चा जारी रखेंगे और दिल्ली स्टूडियो से भी चर्चा जारी रहेगी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं।